नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वाणी क्लासेस में। MCQ प्रैक्टिस सीरीज की बायोलॉजी का 4th पार्ट है। ये ऑलरेडी 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 11th क्लास के स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा 7th चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यूज एंड जो हमारा 8th चैप्टर दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इन 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में बात करेंगे। एंड ऑलरेडी ये जो चैप्टर्स हैं ये हमने हमारी जो NCERT सीरीज है उसमें हमने बिल्कुल ही अच्छे तरह से डिस्कस कर लिए हैं। साथ ही वहाँ पर हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी देखे हैं, चाहे वो TGT के क्वेश्चंस हो चाहे वो HPTET मेडिकल के क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो वो वीडियो आप पहले देख सकते हैं, देन आप इस वीडियो पर आ सकते हैं क्योंकि वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम MCQs देख लेंगे। तो शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो है हिस्टेमाइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। किस तरह के जो सेल्स हैं वो हिस्टेमाइन प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा गया है। ये जो सेल्स हैं, जैसे हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट हैं, हिस्टोसाइट्स हैं या फिर मास्ट सेल्स हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, और कनेक्टिव टिश्यूज में भी किस तरह के कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ एरियोलर टिश्यू। और जैसे इनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट, तो मतलब कि ये फाइबर्स सिक्रेट करते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारे पास हिस्टोसाइट्स। जैसे आपको लग रहा है हिस्टेमाइन है तो इसका आंसर हिस्टोसाइट्स होगा, तो नहीं, इसका आंसर हिस्टोसाइट नहीं है। तो जो हिस्टोसाइट्स हैं ये मैक्रोफेजेस हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं। फिर आगे हमारे मास्ट सेल्स। ओके, तो याद रखेंगे जो मास्ट सेल्स हैं या फिर जिनको हम मास्टोसाइट्स भी बोलेंगे, ये सिक्रेट करते हैं हिस्टेमाइन्स और दूसरा हिपैरिन। ठीक है, विच सेल्स सिक्रेट हिस्टेमाइन और हिपैरिन, या फिर आपको क्वेश्चन आता है विच सेल्स सिक्रेट हिपैरिन, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, मास्ट सेल्स। ठीक है, कि जो मास्ट सेल्स हैं या फिर जो मास्टोसाइट्स हैं वही हिस्टेमाइन और हिपैरिन को सिक्रेट करते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि जब भी कोई इंजरी होती है उस केस में ये हील करने का काम करते हैं। एंड जब भी किसी तरह की एलर्जी होती है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, तब ये जो मास्ट सेल्स हैं ये हिस्टेमाइन जो हैं वो सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये काम है हमारी जो मास्ट सेल्स हैं उनका। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड। कौन से सेल्स हैं जो बोन फॉर्म करते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स या फिर ओस्टियोब्लास्ट्स। ओके, सो बोन फॉर्मिंग सेल्स जिनको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट्स। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट्स। जबकि जो हमारे ओस्टियोसाइट्स हैं दीज आर बोन सेल्स। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स तो बोन सेल्स हैं और ओस्टियोब्लास्ट जो हैं दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। सेम इसी तरह से जो हमारा कार्टिलेज है उस केस में द कॉन्ड्रोब्लास्ट्स आर द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर द कार्टिलेज सेल्स। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ते हैं जो एनिमल टिश्यूज हैं उनके बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कौन सा नहीं है, जो बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है या फिर मसल्स हैं। ओके, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सारे ही क्या हैं, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। जबकि जो मसल्स हैं दीज आर द मस्कुलर टिश्यूज। मसल्स आर द मस्कुलर टिश्यूज। फिर मसल्स भी आगे 3 तरह के होते हैं जहाँ से हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, द स्ट्राइएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड द कार्डियक मसल्स। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज एब्सेंट इन द ब्लड ऑफ कॉकरोच। जो कॉकरोच का ब्लड होगा इनमें से उसमें क्या नहीं पाया जाएगा। ओके, तो प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड सेल्स या फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, सो कॉकरोच के ब्लड में प्लाज्मा होगा, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और उसमें ब्लड सेल्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, बट उसके ब्लड में किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक होगी बात। अब जो ब्लड होगा कॉकरोच को, उसको क्या कहेंगे, कॉकरोच के ब्लड को कहा जाता है
हीमोलिम्फ। क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ, जिसमें प्लाज्मा पाया जाएगा और बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जिनको हीमोसाइट्स बोलते हैं, और ये भी कलरलेस होते हैं। क्लियर होगी बात? एंड ये भी हम ध्यान रखेंगे कि जो कॉकरोच है उसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो किस तरह का है। तो इसमें ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ कॉकरोच। ठीक, और एक बॉडी कैविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी इसमें हमें देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है हीमोसील। ठीक है, हीमोसील। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वन, द कटिंग ऑर्गन इन द माउथ ऑफ कॉकरोच इज। पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कॉकरोच है उसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स होते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कॉकरोच में। अब उसमें भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे लेबियम है, लेब्रम है, मैंडिबल है, मैक्सिलरी पार्ट्स हैं, मैक्सिले हैं, हाइपोफेरेंक्स हैं, एपीफेरेंक्स हैं। तो ये सब इसके माउथ पार्ट्स हैं। तो उनमें से जो कटिंग ऑर्गन है वो कौन सी है? तो जो मैंडिबल्स हैं, दीज आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड कटिंग। ठीक है, मैंडिबल जो हैं दोनों साइड होते हैं, एक पेयर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और ये किसके लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं बाइटिंग एंड कटिंग के लिए। इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये टीथ होते हैं और ये हेल्प करते हैं बाइटिंग और कटिंग में। द कॉकरोच इज अ मोनोटेलिक ओनली, यूरिकोटेलिक ओनली, यूरियोटेलिक ओनली, या फिर यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अब हमें पता है कि जो कॉकरोच है वो क्या है? कॉकरोच है इंसेक्ट, और जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इंसेक्ट्स का यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड होगा तो दीज आर यूरिकोटेलिक ओनली, यूरिकोटेलिक ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। वेयर इज ब्रश बोर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम फाउंड। ब्रश बोर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो हमारे नेफ्रॉन में होगा। पीसीटी इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूब, ये सारे नेफ्रॉन का पार्ट है हमारे, जो हमारी किडनी में पाए जाते हैं। और किडनी का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है, तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो इनमें से किस पार्ट में हमें देखने को मिलता है? ओके, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें देखने को मिलता है जो पीसीटी पार्ट होता है दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड पार्ट होगा हमारे यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स का, यानी कि हमारे नेफ्रॉन्स का, वहां पर हमें देखने को मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, ब्रश बोर्डेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द मेल कॉकरोच ओनली। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ मेल कॉकरोच में ही हमें देखने को मिलता है? टेगमिना, जेनाइटल पाउच, एनल सर्काई, या फिर एनल स्टाइल। टेगमिना भी दोनों में होगा, जेनाइटल पाउच भी होगा, एनल सर्काई भी हमें दोनों मेल और फीमेल में देखने को मिलेगा, जबकि जो एनल स्टाइल्स हैं ये हमें सिर्फ मेल में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मेल कॉकरोच होता है उसका जो 9th सेगमेंट होगा, 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं एनल स्टाइल, जबकि जो एनल सर्काई हैं ये होंगे 10th सेगमेंट पर, बट ये दोनों में होंगे। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे। ओके, नेक्स्ट वन, द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल इज। अब ये सारे हमारे पास है एनिमल टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू। अब इनमें से सबसे अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है हमारे एनिमल बॉडी में? तो ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आ जाता है हमारा ब्लड है, हमारे बोन है, कार्टिलेज है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच टेक्स प्लेस बाय। अब कॉकरोच है, कॉकरोच क्या है? अगेन इट इज इंसेक्ट। ठीक है, इसमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगी? नेफ्रीडिया के थ्रू, पैरोटिड ग्लैंड, कोक्सियल ग्लैंड्स, या फिर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रीडियम तो हमने कहाँ पर पढ़ा है? नेफ्रीडिया हमने पढ़ा है इन केस ऑफ अर्थवॉर्म, जिसमें 3 तरह के नेफ्रीडिया हम देखते हैं। ठीक है, कॉकरोच हमने बहुत बार पढ़ा है, तो इसमें
जो एक्सक्रीशन होगी वो होती है माल्फिजियन टिब्यूल्स की मदद से। किसकी मदद से? माल्फिजियन टिब्यूल्स की मदद से। और माल्फिजियन टिब्यूल पाए कहाँ जाते हैं? जो इसकी मिड गट होगी और हाइंड गट होगी, दोनों की जंक्शन पर, ठीक है, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर पाए जाते हैं माल्फिजियन टिब्यूल्स, और ये फिर एक्सक्रीशन का काम करते हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारे पास लाइजोसोम्स, मीजोसोम्स, वैक्यूल्स या फिर राइबोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड है, मीजोसोम भी, वैक्यूल भी, जबकि राइबोसोम्स दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। नेक्स्ट वन, अ सेल ऑर्गेनेले कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है ना कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस ऑर्गेनेले में हमें देखने को मिलते हैं? लाइजोसोम्स, माइक्रोसोम्स, राइबोसोम्स या फिर मीजोसोम्स, ठीक है। तो जो हमारे लाइजोसोम्स हैं, लाइजोसोम्स जिनको हम क्या बोलते हैं इसी वजह से? सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैली, है ना, सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाएंगे। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, दोनों में, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, RER है, ये किस में मदद करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को, ठीक है। ये दो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच। ओके, अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसको रफ क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस जो होगा वो स्मूथ होगा, उस पर किसी भी तरह के राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। मिडल लैमेला किसका बना होता है? बहुत बार हमसे ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है। म्यूरेमिक एसिड है, कैल्शियम पैक्टेट है, फोस्फोग्लिसराइड्स या फिर हेमीसेल्यूलोज। तो मिडल लैमेला बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट का। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन। अब राइबोसोम्स जो है कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी। ओके, सो राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और जो राइबोसोम्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं 70S और एक होते हैं 80S, ठीक है। जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में, जो दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। जो दो सब यूनिट्स हैं 50S प्लस 30S, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है। जबकि जो 80S हैं जो हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, तो 80S जो है उनकी भी दो सब यूनिट्स हैं, दीज आर 60S प्लस 40S, ठीक है। जो 70S हैं ये प्रोकैरियोट्स में भी देखने को हमें मिलेंगे। साथ ही जो हमारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले हैं, जैसे हमारा प्लास्टिड है या फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर भी ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक होगी बात। और जो हमारी राइबोसोम्स हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। चलो अगला प्रश्न देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें इनमें से क्या नहीं पाया जाएगा? कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है सेल मेम्ब्रेन का? ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोलीन, फॉस्फोलिपिड्स या फिर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड्स इसमें मेजरली पाए जाएंगे, फॉस्फेट्स लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, जबकि प्रोलीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। ऑक्सीजोम्स ऑफ F0 F1 पार्टिकल्स आकर इन। जो ऑक्सीजोम होंगे ये तो हमें पता है, ये हमें देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पर? क्या माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, या फिर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन? यहाँ पर और ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है, थाइलाकोइड्स है, तो ये तो हमारे मतलब के नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पाए जाते हैं ऑक्सीजोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो इस तरह से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसमें हमें देखने को मिलते हैं ऑक्सीजोम्स, ठीक है, ऑक्सीजोम्स। नेक्स्ट वन,
फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से, जो सबसे लेटेस्ट या फिर मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, ये किसने दिया था? तो ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने इन द ईयर 1972, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, ओके, ऑप्शंस हैं हमारे पास ग्रेना, पायरिनॉइड, स्ट्रोमा या फिर बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होगा वो हमें देखने को मिलेगा ग्रेना में। कहाँ पर? ग्रेना में, ठीक है। और ग्रेना होते क्या हैं? देखो इस तरह से डिस्क शेप थाइलाकॉइड्स होंगे और इनका ये जो पूरा स्टैक होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेना। पूरे स्टैक को ग्रेना बोलेंगे और एक एक ये क्या है? इट इज थाइलाकॉइड। और इनमें हमें देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट। चलो अगला प्रश्न है, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? कैलोज डिपॉजिट्स, सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स। राइट आंसर इज प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स, ठीक है, इसका बना होता है जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल का पूरा स्केलेटन। ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, जो हमारा गोल्जी बॉडी है उसका काम क्या है? रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, फॉर्मेशन सेक्रेटरी वेसिकल्स, फैटी एसिड ब्रेकडाउन या फिर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है कि सेक्रेटरी वेसिकल्स को फॉर्म करना, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल। ओके, द टर्म न्यूक्लियोलस वाज कॉइन्ड बाय। अब ये जो टर्म है किसने दी है? अब आपने क्या करना है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सबका एक टेबल बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे कि नाम उनके, दूसरी तरफ लिखेंगे किसने उनकी ये जो टर्म्स हैं उनको कॉइन किया है एंड किसने इनको डिस्कवर किया है, तब आपको इजीली याद रहेंगे। क्योंकि यहाँ से हम कंफ्यूज होते हैं। जो टर्म है न्यूक्लियोलस, ये कॉइन की है बॉमैन ने। ये जो टर्म है न्यूक्लियोलस, ठीक है, इट वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म है टर्म वाज कॉइन्ड बाय बॉमैन, जबकि जो फोंटाना है उन्होंने जो न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। तो यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि फोंटाना करेंगे या फिर वॉमेन करेंगे। तो वॉमेन ने तो टर्म दी थी, डिस्कवर इसको किया था फोंटाना ने, और ब्राउन तो हमें पता है ब्राउन ने तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट ऑफ सेल वॉल आर, जो सेल वॉल होंगे उनकी स्ट्रक्चरल एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोफिलामेंट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो ये होते हैं हमारे माइक्रोफाइब्रिल्स। ओके, स्ट्रक्चर कॉल्ड बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग हम किन्हें बोलते हैं? राइबोसोम्स को, जीन्स को, न्यूक्लियोसोम्स को या फिर डीएनए को। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोला जाता है न्यूक्लियोसोम्स को, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। इस तरह से न्यूक्लियोसोम होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, जो भी जितनी भी न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं वो कहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में या फिर न्यूक्लियर एनवल्प में। ओके, सो न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से कि जो लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल होती है वो कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल, ठीक है, ये जो आंसर है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और जो सबसे पहले आंसर करेगा उसके आंसर को हम पिन करेंगे, ठीक होगी बात। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।